वेलकम टू NKR GKGS फ्रेंड्स। हम लोग जो है सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी भाषा शिक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें टॉपिक है 5 नंबर। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां एवं त्रुटियां और विकार का अध्ययन हम लोग करेंगे। इसमें 168 नंबर क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे। दिया है कि विद्यालयों में योगात्मक द्विभाषा का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। विद्यालयों में योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। इससे बच्चे भाषाओं को जानने इतना ही नहीं, साथ ही वे अन्य संस्कृतियों के प्रति खुलेपन तथा संचार कौशल और टीम वर्क में सुधार होता है। कुछ शोध से पता चलता है कि यह बेहतर एकेडमिक प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन जो है ये इनमें से सही है? तो इनमें से जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। दिया है ऑप्शन नंबर ए में कि ए और बी दोनों सही है। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया पठन विकार है और पठन लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया लेखन विकार है। आगे देखते हैं, भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है? तो भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती है, ये बात जो है वो सही नहीं है। अंतर्भाषिक पहचान क्या है? तो अंतर्भाषिक पहचान शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। अगला है, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो इस शिक्षण शास्त्री को जो है वो प्रभाष व्यवहार के अंतर्गत जाना जाएगा। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थी से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को प्रभाष व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग के रूप में जाना जाता है। प्रभाष व्यवहार में छात्र एक साथ कई भाषाओं में सोचने में सक्षम होते हैं और एकाडमिक अंग्रेजी सीखने के लिए अपनी घरेलू भाषा को एक साथ एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है और तर्क है कि भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है कि अंग्रेजी को भारतीय विद्यालयों में विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। अगला है, चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु गया वह जो है भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात का द्योतक बन जाती है? तो यह स्थिति जो है ये कोड स्विचिंग का जो है वो ऋणात्मक द्विभाषा का उदाहरण बन जाती है। आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी कि चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है और वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी ही बोलता है। जब नई भाषा द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति ऋणात्मक द्विभाषावाद का द्योतक है। ऋणात्मक द्विभाषावाद तब होता है जब किसी व्यक्ति की मूल भाषा धीरे धीरे बदल जाती है या उपयोग में कम हो जाती है क्योंकि वे एक नई दूसरी भाषा प्राप्त कर लेते हैं। अगला है कि भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है,
इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी जो है अवरोध पैदा कर रहा है, तो विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थी के साथ जो है वो भाषा की कक्षा में यदि कोई विद्यार्थी अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो अध्यापक को चाहिए कि इस विद्यार्थी को समाधान खोजने में व्यस्त होगा, तो वह अपना सारा ध्यान समाधान के नए नए तरीकों का सृजन करने में लगाएगा और कक्षा में अवरोध नहीं उत्पन्न कर पाएगा, क्योंकि व्यस्त रहने पर छात्रों में उद्दंडता का भाव कम देखने को मिलता है, जिससे कक्षा का भी संतुलन बना रहता है। अगला है, एक बालिका चार टांगों वाले सभी पशु घोड़ा कहती है, सभी पशुओं को घोड़ा कहती है। यह आरंभिक शब्द भंडार संबंधी गलती जिसमें एक शब्द वस्तुओं और घटनाओं को के विस्तृत संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किस रूप में जाना जाता है। तो इसे अतिशय रूप से विस्तार के रूप में जाना जाता है। एक बालिका चार टांगों वाले सभी पशुओं को घोड़ा कहती है। यह आरंभिक शब्द भंडार संबंधी गलती जिसमें एक शब्द वस्तुओं और घटनाओं के विस्तृत संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उपयुक्त अतिशय रूप से विस्तार के संबंध में जाना जाता है। शब्द भंडार गतिविधियां क्या है। तो शब्द भंडार की गतिविधियां कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए जिनके द्वारा बच्चे ज्यादा से ज्यादा शब्द कक्षा में बोले और उनका इस्तेमाल अभिव्यक्ति व लेखन क्षमता में भी कर पाए। शब्द से वाक्य, शब्दों से कहानी, सोच, सूची, उल्टा बताओ, एक से अनेक शब्दों की अंताक्षरी आदि है। अगला है, कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिस्से करने में कठिनता का अनुभव करता है। इस कमी को क्या कहा जाएगा। तो इस कमी को जो है डिसलेक्सिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा। डिसलेक्सिया कहा जाएगा। उपयुक्त के संदर्भ में शिक्षार्थी डिसलेक्सिया रोग से ग्रसित है। डिसलेक्सिया जो है वो अपठ या डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। डिस्ग्राफिया जो है ये एक कमी है जो सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगला है 178 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है, यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है। तो यह जो है पठन वैकल्य से पीड़ित होने की संभावना है। पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर से पढ़ना और ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण पठन वैकल्य की श्रेणी में आता है। पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना अर्थात लिखना, लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। अगला है 178 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने की वह अक्षमता है जो वाक ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करता है जिससे समस्या उत्पन्न होती है, तो वो उत्पन्न होती है डिसलेक्सिया। क्या होता है। डिसलेक्सिया। अगला है कि डिसलेक्सिया सीखने की वह अक्षमता है जो वाक ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करता है जिससे समस्या उत्पन्न होती है, जबकि डिस्कैलकुलिया यह अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित है। इसमें बच्चा अंकों को जोड़ने के दौरान लगातार भटक जाता है। अगला है कक्षा 6 के शिक्षार्थी उच्चारण में त्रुटियां करता है, उस शिक्षक उसकी मदद कर सकते हैं। तो शिक्षक उसकी मदद जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब शब्द का सही उच्चारण बताना। अगला है क्या गलतियां मायने रखती है। बहुत से लोग त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं तब भी वे समझ बना लेते हैं। गलतियां कहाँ सबसे अधिक मायने रखती है। विषय बेमेल को चुने। इसमें जो है बेमेल को चुनना है। तो ये जो है डी जो है प्रश्नानुसार लेखन में गलतियां मायने नहीं रखती है, क्योंकि लेखन ऐसा कौशल है जिसमें अन्य कौशलों की अपेक्षा अधिक गलतियां जो है वे स्वीकार्य हैं।
अगला है 182 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सही नहीं है। तो इसमें जो है वो दिया है कि मैं प्रश्नों को शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता हूँ। कथन श्रवण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सही नहीं है। भाषा अंतरण क्या है? ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? तो कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। यह जो है भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। अगला है कि एक वाक विकार जिससे एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन का प्रवाह बाधित होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हकलाना कहते हैं। क्या कहते हैं? हकलाना कहते हैं। दूसरे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है? तो त्रुटियों के विषय में सही कौन सी है? तो त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि है। भाषा में कक्षा में त्रुटियों के विषय में त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र में प्रतिपुष्टि है। त्रुटियां और गलतियां सीखने का एक अभिन्न अंग है, इसीलिए भाषा सीखने में गलतियां या त्रुटियां करना भी शामिल है। छात्र अपनी त्रुटियां एवं गलतियों से ही सीखते हैं। त्रुटियों के वर्गों का विश्लेषण ज्ञान प्रतिनिधित्व अनुदेशात्मक रणनीतियों और प्रतिक्रिया को सूचित करता है। भाषा सीखने में त्रुटियां अस्थायी नहीं होती हैं, उन्हें शिक्षक द्वारा उपचारात्मक विधि से दूर किया जा सकता है। अगला है भाषा कौशल। तो चलिए भाषा कौशल जो है पढ़ते हैं। शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशलों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त आकलन विधि कौन सी होगी? तो शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशलों के आकलन करने के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त विधि जो है वो होगा रोल प्ले। क्या होगा? रोल प्ले। शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशल का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है यह शिक्षार्थी को वास्तविक जीवन की स्थितियों का अनुभव करने, संवाद स्थापित करने और प्रभावी ढंग से अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में उसकी मौखिक अभिव्यक्ति, भाषा कौशल, भाषा और समस्या समाधान क्षमता का समग्र रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला है लेखन का वह कौन सा प्रकार है? लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र कभी नहीं के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत को सुनाता है। तो वृत्तांत्मक जो है ये सुनाता है। अगला है वह लेखन है जिसमें लेखक घटनाओं या अनुभवों को कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक कभी स्वयं को पात्र के रूप में शामिल करता है और कभी बाहरी दृष्टिकोण से वृत्तांत सुनाता है। यह शैली अक्सर घटनाओं का कालक्रम के रूप में विवरण देती है और पाठक को अनुभव का हिस्सा बनाने का प्रयास करती है। अगला है कक्षा 8 के अध्यापक सुभाष को कई बार दुख होता है कि भाषा आकलन ग्राह्यशील रिसेप्टिव कौशलों को महत्व नहीं देता है। ग्राह्यशील कौशलों से उनका तात्पर्य क्या है? तो ग्राह्यशील कौशलों से उनका श्रवण और पठन से तात्पर्य है। ग्रहणशील कौशल वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति की जानकारी को सुनाने या पढ़ने के माध्यम से समझने और आत्मसात करने में सक्षम बनाती है। ये कौशल भाषा शिक्षण और संप्रेषण में आधारभूत माने जाते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के ग्रहणशील कौशल होते हैं, श्रवण कौशल और पठन कौशल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशल को समुन्नत करता है? तो ये जो है कोई एक लेख आर्टिकल लिखना, ये जो है समेकित अधिगम कौशल को समुन्नत करता है। भाषा तथा बोली। भाषा एक संगठित प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार, भावनाएं और जानकारी प्रकट करते हैं। इसमें व्याकरण, शब्दावली और ध्वनि की एक निश्चित संरचना होती है तथा बोली भाषा का एक स्थानीय क्षेत्र के रूप में
है। यह किसी विशेष क्षेत्र, समुदाय या समूह के लोगों द्वारा बोली जाती है। इसमें उच्चारण, शब्दावली और व्याकरण में विविधताएं हो सकती है, परंतु यह मुख्य भाषा का ही भाग होती है। भाषा और बोलियां तो उदा जो है वो उदाहरण के रूप में हिंदी की भाषा जो है बोलियां है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, संस्कृत की है प्राकृत और पाली। चलते हैं अगला जो है, अगला क्वेश्चन है 190 कि निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील रिसेप्टिव कौशलों के रूप में जाना जाता है। तो ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाता है, श्रवण और पठन को जो है वो ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाता है। अगला है 191 नंबर की भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल है। तो भाषा के श्रवण और पठन कौशल जो है वो ग्राह्य कौशल के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए गए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? तो इस कौशल को हम लोग जो है अध्ययन कौशल कहेंगे। क्या कहेंगे? अध्ययन कौशल कहेंगे। अगला है लेखन की प्रक्रिया आधारित उपागम में संलग्न चरण कौन से हैं। तो लेखन के प्रक्रिया आधारित उपागम में संलग्न चरण जो है वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि लेखन के प्रक्रिया आधारित उपागम में संलग्न चरण मानस मंथन करना, रूपरेखा बनाना, प्रथम प्रारूप तैयार करना एवं पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूप लिखना है। लिखना और भाव एवं विचारों की कल्पनात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भाव एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप से होती है तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। अभिव्यक्ति की दृष्टि से लेखन तथा वाचन परस्पर पूरक होते हैं। लेखन का उद्देश्य होता है कि उसे पढ़ा जाए, इसीलिए लेखन पर ध्यान केंद्रित करने में पठन पर ध्यान केंद्रित करना हमेशा ही शामिल रहेगा। अगला है एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? तो इस पठन को जो है बारीकी से पठन कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे? बारीकी से पठन कहेंगे। अगला है वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। तो वह भाषा जो है हमारी बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल को प्रदर्शित करती है। अगला है मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? तो अध्यापक जो है वो चेष्टा कर रही है अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को समालोचनात्मक साक्षरता कौशल का विकास करने की चेष्टा कर रही है। इसका मुख्य सरोकार इस बात से है कि ज्ञान को किस तरह रचा जा रहा है और इसे सीखने वालों तक किस तरह से पहुंचाया जा रहा है। अगला है एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। तो यह हो जाएगा विश्लेषण करना। क्या हो जाएगा? विश्लेषण करना। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। वह विश्लेषण कौशल का प्रयोग कर रहा है। विश्लेषण से तात्पर्य सामग्री को उसके घटक भागों में तोड़ने की क्षमता से है ताकि इसकी संगठनात्मक संरचना को समझा जा सके कि वे भाग दूसरे से और समग्र संरचना उद्देश्य से कैसे संबंधित है। विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं।
संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? तो इस प्रक्रिया के द्वारा लेखन कौशल प्रतिबिंबित होता है। अगला है कि पठन पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। और तर्क यह है कि समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं, क्योंकि पठन और लेखन कौशल के द्वारा बालक तथ्यों और अवधारणाओं को पढ़कर सीखता है और रचनात्मक रूप से चिंतन करते हुए उन अवधारणाओं को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन के 6 महत्वपूर्ण उप कौशल हैं, जो कि व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुमान, स्पष्टीकरण तथा आत्मनियमन की। अतः ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। अगला है 200 नंबर क्वेश्चन है कि भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक है कि समावेशित युक्तियों के माध्यम से, अर्थात भाषाई कौशल सीखने में सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है कि समावेशित युक्तियों के माध्यम से सीखना, जिसमें विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करते हुए बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नता संबंधी शिक्षण जरूरतों को पूरा करते हुए भाषा सिखाई जाती है। अगला है 201 नंबर क्वेश्चन। यह है कि विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? तो वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, यह जानने के लिए एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हो। जब उन्हें क्या हो? बहुत अचंभा हो। प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से आरंभ होती है? तो प्रक्रिया आधारित लेखन जो है वो मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग से संबंधित होती है। अध्यापक ने बच्चों को पाठ्य सामग्री में से विशेषणों की पहचान करने का कार्य दिया। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हैं। इस तरह से पठन को क्या कहेंगे? तो इस तरह से पठन को जो है गहन पठन, विस्तृत पठन, सरसरी तौर पर पठन और आनंद के लिए पठन। तो इसमें हो जाएगा कि गहन पठन के लिए जो है हमारा हो जाएगा आंसर कि गहन पठन करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? तो ये कक्षा किसी पाठ्य सामग्री अवधारणात्मक अर्थ को सुनिश्चित करना और समझना तथा वाक्यों और अभिव्यक्ति के संप्रेषणात्मक प्रकार की समझ एवं पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त साहित्यिक रचना युक्ति की पहचान, ये तीनों जो है ये संबंधित है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी कि अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चरित कर पाना, अर्थ न समझ पाना, ये जो है हमारा उपकौशल नहीं है। अगला है राहुल ने सुबह जिस समाचार पत्र को पढ़ा था उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है। इस प्रकार के पठन को क्या जाएगा? तो इसको जो है बारीकी से पठन कहा जाएगा। अगला है एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि वे अपने विचारों को एक जगह लिखें, एक रूपरेखा तैयार करें, पहला प्रारूप लिखें, लेखन और संपादन करें और अंततः अंतिम प्रारूप लिखें। अध्यापक लेखक के लेखन के किस उपागम का प्रयोग कर रही हैं? तो अध्यापक जो है वो लेखन का प्रक्रिया उपागम का जो है वो उपयोग कर रही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है? तो वर्णनात्मक लेखन जो है यह एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय वर्णनात्मक लेखन के एक निबंध शैली है। निबंध शैलियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: भावनात्मक, विचारात्मक तथा वर्णनात्मक। विचारात्मक वृत्तांत लेखन और तार्किक लेखन, ये सभी लेखन की एक शैली है। इसमें भाव और भाषा दोनों समान रूप से भाव और भाषा को समन्वित करने के ढंग को शैली कहते हैं, जहां परिमार्जित भाव और परिमार्जित भाषा का मेल होता है, वहीं शैली
बनती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है? तो ये बोलना और लिखना जो है ये भाषाई कौशल से संबंधित है। अगला है कि कक्षा में सस्वर पठन के लिए एक अच्छा तरीका कौन सा है? तो कक्षा में सस्वर पठन के लिए शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने योग्य बनाना। नेक्स्ट है कि शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे लेखन कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं? तो शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे लेखन कौशल का विकास जो है वो शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और उसे आगे सुधार हेतु उसे विशेष टिप्पणी द्वारा कर सकते हैं। अगला है कि कक्षा 6 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से पाठ्य पुस्तक के 8 में से उसके शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए उसे 2 बार पढ़ने के लिए कहती है। वे उसमें पठन कौशल का विकास कर रही है, तो उसमें जो है वो गहन पठन कौशल का विकास कर रही है। गहन पठन में छात्र वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों तक ही ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, वरन पाठित सामग्री का समीक्षात्मक पठन करते हैं। इसीलिए इसे समीक्षात्मक पठन भी कहते हैं। गहन पठन में छात्रों में लिखित सामग्री को शुद्धता से पढ़ने एवं पूर्ण अवबोध के कौशल का विकास करने से संबंधित है। अगला है लेखन प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं? तो लेखन प्रक्रिया के चरण जो है वो प्रकाशन पर समाप्त होती है। मुक्ति लेखन को उस लेखन की तरह व्याख्यायित किया जा सकता है जो नियमों को ध्यान में रखे बिना जो भी मन में आए उसे लिख देना। गहन पाठन एक कौशल है जो की ओर संकेत करती है, तो ये पाठ्य वस्तु की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ना ये संकेतिक करती है। विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना है, तो विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना गहन पठन है। अगला है लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करने के बाद आता है, तो लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करने के बाद जो है योजना बनाना आता है। जब हम किसी विशिष्ट सूचना के लिए पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तब यह क्या कहलाता है? तो उसे जो है बारीकी से पठन को जो है हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे बारीकी से पठन कहते हैं। पठन क्या है? तो पठन जो हमें नहीं जानते हैं उसे समझने के लिए जो जानते हैं उसका प्रयोग करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कि अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। अगला है वह चरण जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर होकर के पढ़ते हैं और अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत पठन को सुन सकता है। यह समूह के गठन में मॉनिटरिंग करता है, जो बच्चे अटक जाते हैं उन्हें संकेत देता है। यह चरण कौन सा है? तो यह चरण पठन के दौरान होता है, यह चरण पठन के दौरान होता है। अगला है अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को किसी अनुच्छेद की बहुत ही आकर्षक शुरुआत लिखने के लिए कहा, जिसमें कि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। यहाँ लेखन का उद्देश्य क्या है? यहाँ लेखन का उद्देश्य रचनात्मक रूप से लिखने के प्रयास करना है। अगला है ग्राह्य भाषा कौशल कौन से है? तो ग्राह्य भाषा कौशल जो है वो सूचनाओं के लिए श्रवण एवं पठन ग्राह्य भाषा कौशल के अंतर्गत आता है। अगला है कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो लेखन आनंद के लिए है, अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है, यह पाठक निर्देशित नहीं है। अगला है इसके अलावा सभी कथन जो है वो सत्य है। अगला है कि किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किस काम से बचना चाहिए? तो शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप व नियमों के सीखने पर केंद्रित हो, इस काम से जो है वो बचना चाहिए। अगला है लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रक्रिया है, हालांकि अच्छे लेखन के लिए किसकी जरूरत नहीं है? तो अच्छे लेखन के लिए प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल स्वरूप पर ध्यान देना ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो है हम लोग इनको ध्यान में रख सकते हैं कि योजना बनाने के लिए काफी समय लगाना, पाठक के बारे में विचार करना
और लिखे हुए को पुनः पढ़ना, यदि आवश्यक है तो पुनर्लेखन और प्रारूप को अंतिम रूप देना। नेक्स्ट है कि एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशल के विकास के शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकती है। तो एक उत्साही अध्यापक जो है वो स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से अतिरिक्त सूचनाएं दे करके वह शिक्षार्थियों की मदद कर सकती है। अगला है शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि बंद अंत वाले प्रश्न पूछना एवं शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो पठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना, ये जो है सही नहीं है। आगे है निम्नलिखित प्रश्न किस प्रकार के लेखन के अंतर्गत आएगा। तो वो प्रश्न जो है, ये कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृतांत सुना रहे हैं। उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं को आधार बना करके अपने मित्र को पत्र लिखें। तो ये काल्पनिक लेखन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है 228 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 8 के अध्यापक ने पर्यावरण पर पाठ पढ़ाया और 15 बिंदु में उसका सारांश प्रस्तुत किया। इन 15 बिंदुओं को उल्टा पुल्टा करके शिक्षार्थियों को दिया गया। शिक्षार्थियों ने इसे संबद्धता के आधार पर क्रम देना है। अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहा है। तो अध्यापक व्यक्तिगत पठन को समुन्नत करना चाहता है। अगला है काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य मूल्य शिक्षा देना है। मूल्य शिक्षा देना है। विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है। तो विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं, इसे लेखन का उत्पाद उपागम के रूप में जाना जाता है। पठन क्या है। तो पठन जो है एक पाठ्य सामग्री की डिकोडिंग है। किसे सारांश पठन के रूप में जाना जाता है। सारांश पठन के रूप में सरसरी तौर पर पठन को सारांश पठन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है। तो यह जो है ये बारीकी से पठन कहा जाता है। बारीकी से पठन कहा जाता है। अगला है शिक्षार्थियों को क्रम से रखे गए चित्रों के आधार पर कहानी कहने के लिए कहा गया। साथ ही अध्यापक द्वारा दिए गए रूब्रिक पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया। यह गतिविधि शिक्षार्थियों में किस कौशल को समुन्नत करेगी। तो इस गतिविधि से जो है वो शिक्षार्थियों को वाचन कौशल में समुन्नत करेगी। अगला है कि गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशिष्ट सूचना के लिए बहुत तेजी से पढ़ रही है। पठन के इस कौशल का नाम क्या है। तो सरसरी तौर पर पठन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राह्य भाषा कौशल है। ग्राह्य भाषा कौशल बोलचाल की भाषा जो सुनते तथा बोलते हैं के प्रति समझ बनाने की योग्यता है। मीनाक्षी ढेरों छोटी छोटी कहानियां पढ़ती है और उनने अब इसे अपनी आदत ही बना लिया है। इस तरह के पठन को क्या कहते हैं। तो विस्तृत पठन कहते हैं। रहीम 9 बजे के समाचार प्रतिदिन सुनता है और अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ खबरें साझा करता है। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के विस्तृत श्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं। विस्तृत श्रवण कहते हैं। अगला है टॉपिक 7 है, तो इसको पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।